देखिए, जब हड्डी टूटती है ना, तो एक्सरे में एकदम साफ दिख जाता है कि नुकसान कहाँ हुआ है। हाँ, बिल्कुल। शारीरिक चोटों का गणित बहुत सीधा होता है। डॉक्टर प्लास्टर लगाता है और मामला खत्म। वही तो। लेकिन जरा सोचिए, जब इंसान खुद अपने ही हाथों अपनी खुशियों की कब्र खोदने लगे तो क्या होता है? वहां कोई एक्सरे मशीन काम नहीं आती। एकदम सही कहा। मतलब जब दिमाग किसी महान आदर्श के पीछे भागते हुए दिल को इस कदर लहूलुहान कर दे कि इंसान खुद को ही पहचानना भूल जाए। ये एक ऐसा मनोवैज्ञानिक तूफान है जहां दर्द भी अपना होता है और उसे देने वाला भी। और मजे की बात यह है कि ये हिंसा बाहर नहीं दिखती। ये पूरी तरह से आंतरिक और खामोश होती है। बिल्कुल। और आज हम इसी तूफान के बीचों बीच खड़े हैं। आज के इस डीप डाइव में हमारे सामने जो स्रोत है वो है धर्मवीर भारती की मशहूर रचना गुनाहों का देवता का ऑडियो बुक का 11वां भाग। जो कि सच कहूं तो बहुत ही परेशान करने वाला हिस्सा है ना? मतलब ये हिस्सा हमें ठीक यही दिखाता है कि जिसे हम महानता कहते हैं वो असल में कितनी हिंसक हो सकती है। देखिए, हमारी इस चर्चा का उद्देश्य सिर्फ इस कहानी का सारांश देना बिल्कुल नहीं है। हम असल में उस टूटन को डिकोड कर रहे हैं जो तब होती है जब कोई व्यक्ति समाज के लिए अपने सबसे गहरे प्रेम की बलि चढ़ा देता है। हाँ, वो जो त्याग की असली कीमत होती है। बिल्कुल। मनोविज्ञान की नज़र से ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जब भावनाएं प्राकृतिक रूप से बहने के बजाय ज़बरदस्ती रोकी जाती हैं, तो वे इंसान के अवचेतन को कैसे नष्ट करने लगती हैं। तो चलिए सीधे कहानी के उस हिस्से पर आते हैं। सुधा की शादी कपूर से तय हो चुकी है, जिन्हें कैलाश भी कहा गया है। और सबसे बड़ी विडंबना देखिए, उसे इस शादी के लिए किसी और ने नहीं, खुद चंदर ने राजी किया है। वही चंदर जिसे वो दुनिया में सबसे ज्यादा मानती है। हाँ, और इस फैसले के बाद सुधा ने खाना पीना छोड़ दिया है। उसके पिता डॉक्टर शुक्ला इतने बेबस हैं कि उनकी आवाज कांप रही है जो वो चंदर से अपनी चिंता जाहिर करते हैं। क्योंकि सुधा अब किसी के भी नियंत्रण में नहीं है। बिल्कुल नहीं है। और वो कर क्या रही है? मतलब भीषण गर्मी का दिन है और सुधा गैराज में मोटर साफ कर रही है। इंजन का कवर उठाकर लोहे, ग्रीस और फौलाद के बीच खुद को पूरी तरह थका रही है। और पास ही फर्श पर विनती सोई हुई नागिन की तरह पड़ी है। हाँ, ये दृश्य अपने आप में इतना विरोधाभासी है। मतलब सुधा जैसी लड़की और ये लोहे लक्कड़। इसे अगर हम मनोविज्ञान की भाषा में समझें तो ये एक तरह का डिफेंस मैकेनिज्म है। अच्छा, वो कैसे? देखिए, जब दिमाग किसी असहनीय सच को प्रोसेस नहीं कर पाता है ना, तो इंसान अपने शरीर को एक मशीन की तरह इस्तेमाल करने लगता है। समझ रहा हूँ। सुधा का ये लोहे लक्कड़ और फौलाद के साथ जूझना कोई नया शौक नहीं है। वो बस खुद को सुन्न कर लेना चाहती है। वो खुद मानती है कि उसने कविता की किताब उठाई और रख दी, क्रोशिया उठाया, उसे भी रख दिया। हाँ, वो साफ कहती है कि कोमल चीजों में अब उसकी तबीयत नहीं लगती। बिल्कुल। जब जीवन की वास्तविकता इतनी क्रूर हो जाए तो कविताएं और कला बहुत ही सतही लगने लगती हैं। उसे अब ऐसे काम चाहिए जो शरीर को तोड़ दें ताकि मन का दर्द कम हो सके। यार, ये तो बिल्कुल आज के उस पैटर्न जैसा लग रहा है। चलिए इसे एक एनालॉजी से समझते हैं। हाँ, बताइए। जैसे आपने देखा होगा, जब किसी का बहुत भारी ब्रेकअप होता है या बहुत भयंकर तनाव होता है तो लोग जिम में जाकर घंटों भारी वजन उठाते हैं। एकदम सही उदाहरण है। मतलब वे तब तक मशीन पर पसीना बहाते हैं जब तक मांसपेशियां चीखने ना लगे, क्योंकि शरीर का जो तीव्र दर्द होता है ना, वो मन के गहरे दर्द को कुछ देर के लिए ढक लेता है। सुधा भी यही कर रही है। वो खुद को इतना थका देना चाहती है कि सोचने की ताकत ही ना बचे। लेकिन यहां मुझे एक बात बहुत खटक रही है। चंदर का रवैया देखिए। हाँ, वो बहुत दिलचस्प है। मतलब उसने खुद सुधा को इस शादी के लिए मजबूर किया, और अब जब वो सुधा को इस तरह तड़पते हुए देख रहा है तो उसे अपराध बोध हो रहा है। वो मनी मन सोच रहा है कि मैं अपनी ही खुशी को कब्र में गाड़ रहा हूं। ये तो है। तो क्या ये चंदर का स्वार्थ नहीं है? मतलब एक तरफ उसे महान भी बनना है और दूसरी तरफ सुधा को दुखी देखकर सहानुभूति भी बटोरनी है। देखिए, इसे हम एक तरह का मसीहा कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं। मसीहा कॉम्प्लेक्स? हाँ, चंदर खुद को एक ऐसे त्यागी पुरुष के रूप में स्थापित करना चाहता है जो समाज और आदर्शों के लिए अपनी सबसे कीमती चीज कुर्बान कर रहा है। लेकिन परेशानी ये है कि ये सिर्फ एक वैचारिक आदर्श है। असल जिंदगी में तो ये काम नहीं करता ना। बिल्कुल नहीं। जब वो हकीकत में सुधा को टूटते हुए देखता है तो उसका इंसानी रूप कांप उठता है। ये आदर्शवाद और मानवीय कमजोरी के बीच की वो लड़ाई है जहां जीत किसी की नहीं होती। सही कहा। वो चाहता था कि सुधा बिना सवाल किए एक महान मिसाल कायम करे, पर वो भूल गया कि वो एक जीती जागती इंसान है, कोई किताब का सिद्धांत नहीं। और इंसान अपनी भावनाओं से भागकर कहाँ जाएगा? कहीं नहीं। और ये घुटन उस गैरेज में छुप नहीं पाती।
इसका असली विस्फोट तब होता है जब ये तीनों सुधा, चंदर और विनीति मोटर लेकर मिस पम्मी के घर जाते हैं। पम्मी का किरदार यहाँ एक बहुत ही बढ़िया कैटलिस्ट का काम करता है। एकदम। पम्मी बहुत ही मुखर है। वो बिना किसी लाग लपेट के सीधे सुधा से पूछती है कि क्या वो कपूर से प्यार करती है, और सुधा के मना करने पर वो सीधा दूसरा सवाल दाग देती है। हाँ, कि क्या वो चंदर से विवाह करना चाहती है। और यहाँ सुधा का जो जवाब है वो मुझे सच में हैरान कर गया। सुधा की प्रतिक्रिया सच में मानव व्यवहार का एक बहुत जटिल पहलू सामने लाती है। वो चंदर से शादी की बात को घिनौनी कहती है। मतलब लिटरली उसने कहा कि इतनी घिनौनी बात तो मैंने कभी सुनी ही नहीं। हाँ, ये सुनने में बहुत अजीब लगता है शुरुआत में। आप ही सोचिए, कोई इंसान जिससे सबसे ज्यादा प्यार करता है उसके साथ शादी की बात को घिनौना कैसे कह सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्होंने अपने रिश्ते को एक देवता के स्तर पर रख दिया है। मतलब पति पत्नी बनना उन्हें अपने ही आदर्शों का अपमान लगता है। बिल्कुल। इसे हम प्लेटोनिक लव का चरम या एक तरह का आदर्शवादी जाल कह सकते हैं। वे एक दूसरे को इंसान मानते ही नहीं है, देवता मान बैठे हैं। और देवताओं की शादी तो इंसानी तरीके से होती नहीं है। सही कहा। उनका प्यार सांसारिक सीमाओं से इतना ऊपर उठ चुका है कि उन्हें समाज से जुड़ा हर रिश्ता एक समझौता नजर आता है। विवाह जैसा विचार सुधा को उस पवित्रता के खिलाफ एक भद्दा मजाक लगता है। लेकिन इस देवत्व की कीमत बहुत भारी है यार। आप अपनी बुनियादी इंसानी जरूरतों को लगातार मार रहे हैं। और इसी दबी हुई जरूरत को पम्मी की वो अंग्रेजी कविता ट्रिगर कर देती है। वो कविता, वो गाती है, मैं तुम्हें प्यार नहीं करती, फिर भी मैं उदास रहती हूँ जब तुम पास नहीं होते। और आगे की लाइन भी है कि मैं उस नीले आकाश से ईर्ष्या करती हूँ जिसके नीचे तुम खड़े हो। मुझे लगता है ये कविता बिल्कुल एक आईने की तरह काम करती है। जो सच ये दोनों एक दूसरे से कह नहीं पा रहे थे, वो किसी तीसरे ने कह कर कह दिया। इसे मनोविज्ञान में हम सबकॉन्शियस मिररिंग कहते हैं। अच्छा। हाँ, पम्मी के गीत के शब्द ठीक वही हैं जो सुधा और चंदर के अवचेतन में, उनके सबकॉन्शियस माइंड में दबे हुए हैं। तभी तो सुधा, जो अब तक लोहे और फौलाद की तरह कठोर बन रही थी, एकदम से टूट जाती है। वो विनीति के कंधे पर सिर रख देती है। क्योंकि आप दुनिया से या खुद से चाहे जो दावा कर लें, आप उस दर्द से नहीं बच सकते जो दूर जाने के विचार से पैदा होता है। और उस वक्त चंदर का पम्मी के बालों से खेलना भी तो अजीब है ना। वो कोई सामान्य क्रिया नहीं थी, वो उनकी भयानक भावनात्मक शून्यता को भरने की एक कोशिश थी। और ये शून्यता ज्यादा देर तक खामोश नहीं रह सकती। जब आप किसी को देवता बनने पर मजबूर करते हैं तो उसका शरीर बगावत कर ही देता। बिल्कुल। और इसका बहुत हिंसक उदाहरण हमें अगले ही दिन दिखता है। हाँ, जब पम्मी के घर से लौटते वक्त सुधा कहती है कि तूफान बीत गया, पर वो गलत थी। अगले दिन उसे तेज बुखार आ जाता है। ये मानसिक घुटन का सीधा शारीरिक विस्फोट है। जब भावनाएं दबाई जाती हैं तो वे अक्सर बीमारी या हिंसक क्रोध बनकर बाहर निकलती हैं। बुखार सिर्फ शरीर का तापमान नहीं है यहाँ। नहीं, वो उस आग का बाहरी रूप है जिसे वो गैरेज में बुझाने की कोशिश कर रही थी। और ये आग चंदर के सामने पूरी तरह भड़क जाती है। जब चंदर उससे मिलने जाता है तो सुधा एकदम चिड़चिड़ी हो चुकी है। और फिर वो जो करती है वो चंदर को झकझोर देता है। हाँ, सुधा चंदर के माथे पर सीधा बर्फ की थैली, वो आइस पैक, खींच के मारती है और रोते हुए पूछती है कि तुम रोक नहीं सकते थे, तुम कह देते मत जाओ, तुम डांट देते। ये दृश्य तो चंदर के खोखले आदर्शवाद की धज्जियां ही उड़ा देता है। वो चाहता था कि सुधा देवी की तरह बिना शिकायत के सब सह ले। चंदर सारे फैसले खुद लेता है और उम्मीद करता है कि सुधा बस मुस्कुराते हुए महानता के उस सांचे में फिट हो जाएगी। क्या किसी इंसान को इतना महान बनने के लिए मजबूर करना मानसिक क्रूरता नहीं है? मतलब आप उसे उसकी स्वाभाविक मानवीय भावनाओं से ही काट रहे हैं। ये यथार्थ और आदर्श का सीधा टकराव है। चंदर को लगता था कि उसने बहुत विलक्षण रास्ता चुना है। पर सुधा का वो आइस पैक फेंटना साबित करता है कि वो एक साधारण इंसान है, पत्थर की मूर्ति नहीं। बिल्कुल। और जब चंदर चुपचाप कमरे से बाहर आता है तो वो इसी मानसिक क्रूरता का सामना कर रहा होता है। वो आत्ममंथन करने लगता है। हाँ, उसे लगता है कि क्या उसने सुधा का गलत मूल्यांकन किया है, क्या अपनी ही आत्मा का गला घोटने का पाप उसके सिर पर है। ये आत्मग्लानि उसे भीतर तक तोड़ देती है। लेकिन इसके बाद कहानी में एक अजीब सा ठहराव आता है। शाम के वक्त चंदर और सुधा बाहर लॉन में बैठते हैं। ये तूफान के गुजर जाने के बाद का मलबा समेटने जैसा है। यहाँ वे अपने रिश्ते की नई सीमाएं तय कर रहे हैं। और एक बात गौर करने वाली ये, सुधा अपने उस उग्र व्यवहार के लिए कोई औपचारिक माफी नहीं मांगती। नहीं मांगती, बल्कि वो ईमानदारी से मानती है कि उसके अंदर जो घुटन थी वो उसने उस इंसान पर उतारी जिसे वो खुद से बढ़कर मानती है। हाँ, और चंदर यहाँ जो नया नजरिया देता है वो मुझे फिर से वही मसीहा कॉम्प्लेक्स लगता है, बस शब्द बदल गए। वो क्या कहता है?
चंदर कहता है कि सुधा के अंदर स्नेह का एक अक्षय भंडार है और उसे अपना प्यार सिर्फ चंदर तक सीमित नहीं रखना चाहिए। उसे कैलाश की जिंदगी में जाकर एक अंगूठी में हीरे की तरह चमकना चाहिए। चंदर यहाँ अपने अपराध बोध को कम करना चाहता है। वो अपने व्यक्तिगत प्यार को एक यूनिवर्सल स्नेह में बदल रहा है, ताकि वो खुद को समझा सके कि उनका बिछड़ना एक बलिदान है। बिल्कुल। लेकिन सुधा का जवाब इस पूरे दर्शन को झटकी में साफ कर देता है। सुधा कहती है कि वो तो सिर्फ चंद्रमा है, उसकी अपनी कोई रोशनी नहीं है। उसमें जो चमक है वो चंद्र यानी सूर्य से आती है। ये रूपक बहुत गहरा है। चलिए इसे एक रियल वर्ल्ड एनालॉजी से देखते हैं। चंदर सुधा को एक पावर हाउस की तरह ट्रीट कर रहा है, जिसे अब कैलाश के शहर को रोशन करना है। पर वो भूल गया कि उस पावर हाउस का अपना पूरा सर्किट ही जल चुका है। मुझे ये एनालॉजी बहुत पसंद आई। सच में सुधा के पास अपनी कोई स्वतंत्र ऊर्जा बची ही नहीं है। वो महान बनने को तैयार है, लेकिन सिर्फ इसीलिए क्योंकि चंदर ऐसा चाहता है। मनोवैज्ञानिक रूप से ये बहुत खतरनाक स्थिति है, क्योंकि जिस दिन वो सूर्य रोशनी हटा लेगा, चंद्रमा पूरी तरह अंधेरे में डूब जाएगा। सुधा का कोई स्वतंत्र वजूद नहीं बचा है। एकदम सही। और इस भारी भरकम दम घोटू माहौल के बीच विंती एक कमाल का काम करती है। वो ग्लास का पानी, हाँ, जो अब तक खामोश थी, वो अचानक चंदर के ऊपर पानी फेंक देती है। चंदर झल्ला जाता है। और विंती बहुत सहजता से कहती है कि ऐसे ऋषि मुनियों की तरह बातें करेंगे तो यही होगा। विंती यहाँ उन्हें जमीन पर ला रही है। बिल्कुल, वो एक ग्राउंडिंग वायर का काम करती है। जब चंदर और सुधा आदर्शवाद के आसमान में उड़ते हुए खुद को देवता समझने लगते हैं, तो पानी की वो छींटे एक रियलिटी चेक है। वो उन्हें याद दिलाती हैं कि वे हार्ड मास के इंसान हैं। वे अंदर के इंसान को मार नहीं सकते। सही कहा। आज के दौर में जहां हम देखते हैं कि थोड़ी सी भी परेशानी आने पर लोग आसानी से रिश्तों से अलग हो जाते हैं, ये स्रोत हमें बिल्कुल विपरीत दिशा में ले जाता है। ये दिखाता है कि त्याग और आदर्शवादी प्यार के नाम पर इंसान अपनी भावनाओं को कैसे बेरहमी से कुचल सकता है। और हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या सच में महानता इतनी जरूरी है। ये कहानी सिखाती है कि भावनाएं चाहे कितनी भी असुविधाजनक क्यों ना हो, उनका सम्मान करना जरूरी है, वरना मानसिक स्वास्थ्य पूरी तरह तबाह हो सकता है। बिल्कुल। और इस पूरी चर्चा के अंत में सुनने वालों के लिए एक बहुत गहरा सवाल छोड़ के जाना चाहता हूँ। बताइए। फिर ये महानता इमोशनल सेल्फ डिस्ट्रक्शन नहीं बन जाती? बहुत बड़ा सवाल है ये। क्या कभी कभी हम जिनसे प्यार करते हैं उनसे ज्यादा अपने बनाए हुए आदर्शों से प्यार करने लगते हैं? अगर ऐसा है तो उस कब्र में सिर्फ खुशियां नहीं, शायद इंसान का असल वजूद भी हमेशा के लिए दफन हो जाता है। इसी विचार के साथ आज की इस डीप डाइव को हम यहीं विराम देते हैं।